पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। तो आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कांग्रेस को जहां लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से उनके संगठन में बड़ी जान आएगी, राजनीतिक संकेत देने की कोशिश हो रही है, वहीं ऐसा क्यों है कि जब वो उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे तो वहां पर जो प्रमुख विपक्षी दल हैं वो उनके साथ नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस से सपा और बसपा दूरी क्यों बना रहे हैं? 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश के में भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश होगा। 3 दिन के लिए सिर्फ वहां पर भारत जोड़ो यात्रा रहेगी। कांग्रेस ने इनविटेशन सबको भेजा, समाजवादी पार्टी, बसपा, आरएलडी, लेकिन तीनों प्रमुख पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं, मायावती जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों और चाहे जयंत चौधरी, तीनों ने कहा कि व्यस्त हैं और इस वजह से वो यात्रा में आ नहीं पाएंगे। इसके राजनीतिक मायने भी बड़े लगाए जा रहे हैं। अब ये गठबंधन पर तीनों जो पार्टियां हैं, सूत्र कह रहे हैं कि उनमें असमंजस है, वो नहीं दिखना चाहते राहुल गांधी के साथ, और चुनावी गणित उनको लगता है कि अगर ये राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ेंगे तो चुनावी गणित जो है वो बिगड़ सकता है। साथ ही साथ इसी खतरे को लेकर नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी के साथ दिखाई पड़े या ऐसा दिखाई पड़े कि उनकी अगुवाई में, राहुल गांधी की अगुवाई में अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख दल 2024 का चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि सपा और बसपा इससे पहले जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें गठबंधन में लड़े थे, कांग्रेस को दूर रखा था। लेकिन उसके बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो दोनों पार्टियों में बात नहीं बन पाई और ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि दोबारा 2024 में दोनों पार्टियों के बीच में कोई भी गठबंधन होना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। थोड़ा सा जरा आपको चुनावी गणित और बता देते हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सिर्फ 7 सीटें जीत पाए और 2017 में समाजवादी पार्टी ने को करीब अगर 17 की बात करें तो विधानसभा में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। 2022 के चुनावों में भी कांग्रेस सपा का कोई गठबंधन नहीं हुआ। विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थी और 2022 में छोटे दलों के साथ गठबंधन करके कुल मिलाकर 125 सीटों पे समाजवादी पार्टी आगे रही। शायद इसी वजह से कांग्रेस से वो जो कांग्रेस को अपने साथ लेने में या कांग्रेस के साथ आने में परहेज इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। फटाफट आपको सुनवा देते हैं कि इस पर बाकी पार्टियां क्यों नहीं जुड़ रही भारत जोड़ो यात्रा से। उस पर जयराम रमेश ने क्या कहा। अखिलेश, मायावती और जयंत ने क्या हाँ किया है आपके यात्रा में शामिल होने के लिए? अब वो शामिल नहीं है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। जिसके बारे में मेरी जानकारी है मैं उसी के बारे में बोलूंगा। तो आपने इनको न्योता दिया था? मुझे पूरी जानकारी नहीं है। वो आएंगे, हम उम्मीद करते। पहले दिन से मैंने खुद कहा था, सभी राजनीतिक दलों के नेता को हमने निमंत्रण दिया था। जो कोई राजनीतिक दल भारत जोड़ो यात्रा के मकसद पर विश्वास करता है वो मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ है, आर्थिक विषमताओं के खिलाफ है, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ है, राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ है, उनका स्वागत है भारत जोड़ो यात्रा में। तो चलिए, तो क्यों है कांग्रेस से दूरी, क्या है राजनीतिक परहेज और क्या डर सता रहा है विपक्षी पार्टियों को? अगर सिर्फ 3 दिन की भारत जोड़ो यात्रा में वो क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? मुकेश नायक प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मवीर चौधरी प्रवक्ता हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बद्री नारायण जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं GBPSSI के, और अनुभव चक्र नेता हैं बीजेपी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। सबसे पहले मुकेश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश में पार्टियों को आपसे परहेज है? कहीं ये तो नहीं लगता कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जमीन खो चुकी है और बोझ बन जाएगी समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बीएसपी पर? देखिए, पूरे देश में जहां जहां से भी पदयात्रा राहुल गांधी की गई है उसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया और हमने ये देखा कि सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं अपवादों को छोड़कर लगभग सभी इस यात्रा में, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे दक्षिण भारत हो, सभी राज्यों में राजनीतिक दलों ने इसको समर्थन दिया है। उनके प्रमुख नेता इसमें शामिल हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है जो अभी आपने पूछा है, उत्तर प्रदेश में जितने भी गठबंधन चुनाव के पहले हुए हैं उनके प्रयोग बहुत सफल नहीं हुए और इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे वो बीएसपी का
बीजेपी के साथ गठबंधन हो, समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, जितने भी गठबंधन चुनाव के पहले हुए हैं उसमें एक दूसरे की पार्टी का जो वोट है वो ट्रांसफर नहीं हो पाया। ठीक है। और उसके कारण गठबंधनों के कारण जो हमें प्रभाव डालना था चुनाव पर वो सामूहिक चेतना नहीं बन पाई। और इस कारण उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में सभी राजनीतिक दल ये सोचते हैं कि जो भी गठबंधन होगा वो चुनाव के बाद होगा, चुनाव के पहले हम अपनी अपनी राजनीतिक गतिविधियों को भी अलग रखेंगे, चुनाव लेकिन प्रोसेस को भी अलग ये भी रखेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी तो होता है, क्योंकि अगर सारी पार्टियां अपने हिसाब से चुनाव लड़ती हैं, अपने समीकरण से चुनाव लड़ती हैं, तो जो ऑपोजिशन का वोट है यानी कि एंटी बीजेपी वोट है वो स्प्लिट हो जाता है और बीजेपी को इसका फायदा होता है। आंकड़े भी आपको ये बात बड़े अच्छे से बताएंगे। प्रोफेसर भुवन जोशी, मैं आपको इसमें लाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को क्यों परहेज है राहुल गांधी के साथ आने में? क्या इस बात का डर है कि राहुल गांधी अगर उनके साथ साथ अगर अखिलेश चलेंगे तो 2017 का या जो दुस्वप्न है वो एक बार फिर से यूपी के लड़कों वाला सामने आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नफरत के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में केवल समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और निश्चित तौर पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को और माननीय राहुल गांधी को इस यात्रा के लिए बधाई भी दी है, लेकिन निश्चित तौर पे पार्टी के कार्यक्रम और लगातार चल रहे हैं। देश बचाओ देश बनाओ यात्रा समाजवादी पार्टी की पहले से ही चल रही है माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन में। निश्चित तौर पे पार्टी के पहले कार्यक्रम और वगैरह सब तय थे और उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल होने के कारण उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है और वो लगातार लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपकी यात्रा भी चल रही है बीजेपी के खिलाफ, राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो कहते हैं जो उन्होंने माहौल बनाया उसके खिलाफ। तो उन दोनों में अगर समानता यह है कि दोनों बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो साथ दिखने में परहेज किस बात का? मैंने उसी विषय को कहा ना, माननीय अखिलेश यादव जी कार्यक्रम अभी दिया गया है उनकी ओर से और माननीय अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा के लिए बधाई भी दी है। निश्चित तौर पे हमने उस दायित्व को निभाया है, लेकिन निश्चित तौर पे हमारे पार्टी के अपने कार्यक्रम और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पहले से कार्यक्रम तय हो जाते हैं, उन कार्यक्रमों में व्यस्तता उनकी है और निश्चित तौर पे वो धर्मवीर चौधरी जी, अखिलेश यादव जी व्यस्तता बता रहे हैं, मायावती जी को ना तो देखा गया कि बड़े अच्छे से, बड़ी दमखम से, मेहनत से, बड़ी वो सक्रियता से चुनाव, ना तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2022 में लड़ा। अभी ऐसी कौन सी व्यस्तता है उनकी जिसके कारण वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो पा रही हैं? देखिए अंकित जी, ये जो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। और कांग्रेस की जो दुर्दशा पिछले कई वर्षों में हुई है और कांग्रेस ने जो 60 साल में कांग्रेस ने जो देश की दुर्दशा की है, जो माइनॉरिटीज के लोगों की दुर्दशा की है, जो दलितों के ऊपर उत्पीड़न हुए हैं, जो ओबीसी समाज के ऊपर उत्पीड़न हुए हैं, ये सब जिम्मेदार हैं कांग्रेस की दुर्दशा के लिए। इसीलिए आज राहुल गांधी जी को ये यात्रा निकालनी पड़ी। और जब ये यात्रा शुभारंभ हुई थी तो कांग्रेस के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस यात्रा से कांग्रेस को कोई लाभ होने वाला है, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था उसमें गहलोत साहब को आगे किया गया, वो बैकआउट कर गए, फिर दिग्विजय सिंह को आगे किया गया, वो बैकआउट कर गए, फिर जो है कहीं से बुला करके खड़गे साहब को जो 80 साल से ऊपर के हो चुके हैं उनको लाया गया। तो ये कांग्रेस की दुर्दशा इनके अपने कारणों से है। यानी कि आपका तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा है और उसमें हम क्यों जुड़े जाकर। अनुभव चक्र जी, आपने सुना क्या कह रही है ऑपोजिशन, बीजेपी को इसी का फायदा होता है और आपके लिए तो बड़ी अच्छी बात होगी कि आपस में ही लड़ते रहे, साथ आने की बात करते हैं, साथ आ नहीं पा रहे और फिर सवाल आपके लिए बढ़िया हो जाएगा कि मोदी जी के सामने कौन। देखिए, जो अभी आपने बात कही भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होता है, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी किया है समाज हित में लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहा है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को। जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की आप बात कर रहे हैं, विपक्षी दल क्यों उसमें साथ नहीं दे रहे, तो सबको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में शासन चल रहा है, तो चाहे सबको बसपा हो कांग्रेस हो, सभी को ये पता है कि यहाँ पर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी किसी की है ही नहीं। अभी तो उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई स्वयं को नंबर 2 साबित करने की है। उस लड़ाई में कोई कांग्रेस का साथ आखिरकार क्यों दे? अभी तो लड़ाई यहाँ नंबर 2 की स्थापित कौन है? नंबर 2 की लड़ाई है। बद्री नारायण जी, ये बात भी बिल्कुल सच है कि 2024 में
कांग्रेस के बिना एक व्यापक विपक्षी प्लेटफॉर्म बनना बीजेपी के खिलाफ बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बाद भी जो ऑपोजिशन पार्टी हैं उनको यह भी समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की यथास्थिति क्या है। क्या राजनीतिक संकेत और मायने लगाए जाएं? विपक्षी दल जो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी जुड़ना नहीं चाहती है कांग्रेस के साथ। अंकित जी, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का जिस तरह से फैलाव हुआ है और बीजेपी की शक्ति बढ़ी है, तो एक तरह से जय यात्रा पिछले चुनाव में एक तरह से दिखाई पड़ी। तो पूरा विपक्ष की राजनीति एक क्राइसिस से गुजर रहा है, एक संकटग्रस्तता से गुजर रहा है। और वहां पर जो मुख्य मामला है वो यही है कि जो अभी कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि नंबर 2 यानी मुख्य विपक्षी दल कौन रहेगा। और मुख्य विपक्षी दल के लिए तीनों में टकराहट है। और उसमें मुख्य विपक्षी दल में कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, बीएसपी अपने अपने ढंग से लड़ रही है और उसमें कांग्रेस माइनस ही करेगी इनकी लड़ाई में। कैसे माइनस करेगी? क्योंकि ये उन्हीं के आधार। दूसरा जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये है कि ये चाहे दलित वोटों में से कांग्रेस ले या ओबीसी वोटों में से कांग्रेस ले, ये तो कटेगा इन्हीं का आधार। तो क्योंकि वो बीजेपी के जो ओबीसी और दलित वोट है उनके भीतर कांग्रेस नहीं फैल पाएगी जी। तो इसलिए इनके भीतर आधारों की भी लड़ाई है। और तीसरा ये है कि जब बचेंगे ही नहीं तो 2024 देखेंगे कैसे। तो पहले तो यह है कि अपने को बचाना है। हाँ। और बचा के 2024 में, क्योंकि राजनीति अंकित जी बहुत प्रैक्टिकल, ये कोई बहुत भावनात्मक ढंग की चीजें नहीं होती है, संबंधों से नहीं होती है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल पॉलिटिकल कारणों से होती है। मोस्टली इलेक्टोरल कारण महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ इनका आना मुश्किल है, क्योंकि जो अंतर्विरोध है आपस में, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो टकराहटें हैं आधार पर, ग्रासरूट पर और संबंधों को लेकर के, मैसेज को लेकर के, वो बहुत। लेकिन एक बड़ा मुद्दा लेकर मुकेश जी कांग्रेस पार्टी चली थी। मैं ये समझना आपसे चाहता हूं, विपक्षी दल जो हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो या आरएलडी, वो आपकी पार्टी को और उसके न्योते को और इस रैली को सीरियसली क्यों ले, जब इतने बड़े सूबे में जिसको ये तय करना है कि दिल्ली में सरकार 2024 में सत्ता किसके हाथ में आएगी, वहां पर आप 3 दिन के लिए अपनी यात्रा को बस बॉर्डर पर छुआने के लिए लेकर आते हैं। केरला में आप 18 दिन गुजारते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप 3 दिन की यात्रा करते हैं। तो आपको सीरियसली कोई क्यों ले? देखिए, जब यात्रा शुरू हुई तो राजनीतिक उद्देश्यों से यात्रा शुरू ही नहीं हुई। एक पूरी की पूरी यात्रा एक नॉन पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट के साथ शुरू हुई। अगर हम चुनाव और राजनीति को ध्यान में रखते तो हम गुजरात से भी निकालते, उन राज्यों से भी निकालते जहां चुनाव हो रहे थे। सर, पर यही सवाल है कि आप तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, एनजीओ थोड़ी हैं आप। एक मिनट देखिए, हम इस बात से सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का एडवांटेज जो बीजेपी को मिलता है ये नहीं मिलना चाहिए और राज्य में जितने भी विपक्षी दल हैं इनको इस पर विचार करना चाहिए। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने जन आंदोलन को विकसित करेगी, अपने संगठन के ढांचे को मजबूत करेगी। हमारा पूरा का पूरा फोकस इस यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश होगा और आप देखेंगे कि हम जन आंदोलन के रूप में एक तेज, धारदार और पैने विपक्षी दल के रूप में हम अपनी भूमिका का वहां निर्वहन करेंगे ताकि हम भविष्य में वहां विकल्प बन सके। जोशी जी, अगर 2024 के चुनाव की बात करें, क्योंकि अगली सबसे बड़ी चुनौती आपकी पार्टी के लिए, बीएसपी के लिए, हर विपक्षी दल के लिए 2024 का चुनाव है। अगर 2024 की बात करें तो क्या बिना कांग्रेस के पूरे भारत में कोई पैन इंडिया शक्ति प्लेटफॉर्म कोई बन सकता है क्या? देखिए, अभी जो उपचुनाव का परिणाम आया है उसने तय कर दिया है कि 2024 में जो मैनपुरी मॉडल है, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने करा है, वो देश की दिशा और दशा तय करने जा रहा है। निश्चित तौर पे जो उत्तर प्रदेश का जनमानस केवल समाजवादी पार्टी को बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा है, ऐसा अभी चुनाव के परिणाम ने प्रदेश को दिखा दिया है। सर, मैनपुरी मॉडल आपको याद आया, लेकिन बायपोल में रामपुर आप बचा नहीं पाए, उसका भी तो शायद थोड़ी याद होगी कि वहां का मॉडल भी तो आपका अखिलेश जी का फेल हुआ। देखिए, रामपुर में किस प्रकार प्रशासन और शासन ने चुनाव लड़ा, हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं हारे हैं। जो उत्तर प्रदेश में जो उनका प्रशासन शासन था, लोग जिनका काम था कि चुनाव में लोगों को वोट के लिए निकाले, वो चुनाव में वोट के लिए नहीं निकालने दे रहे। ये तो वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, पूरा देश और प्रदेश ने देखा है उसको। निश्चित तौर पे हम बड़ी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो नफरत की राजनीति है उसके खिलाफ केवल समाजवादी पार्टी माननीय, मतलब जहां पर आपका गठबंधन जीत जाए, बीजेपी से सीट छीन ले, वहां पर प्रशासन काम नहीं कर रहा है।
जहां आप हार जाएं वहां प्रशासन आपके खिलाफ काम कर रहा है। आप वोट परसेंटेज उठा के देख लीजिए रामपुर का, क्या वोट परसेंटेज है कि और वहां पर पहले क्या वोट परसेंटेज होता था। निश्चित तौर पे बताने को काफी, अगर राजनीतिक दृष्टि को आप सब लोग समझते हैं इस विषय को, निश्चित तौर पे उत्तर ठीक है प्रदेश में। बद्रीनारायण जी, क्या यही मॉडल 2024 में अब देखने को मिलने वाला है कि अपनी अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी और उसमें ऑटोमेटिक एडवांटेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इस वजह से हो जाएगा कि सब अगर लड़ेंगे एक ही वोट बैंक के लिए लड़ेंगे तो वोट जो डिवीजन होगा उससे बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि अगर बीजेपी को रोकने का दम भरने वाली पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी को नहीं रोक पाई तो फिर तो देश में रोकना बहुत मुश्किल होगा। अंकित जी, एकदम आप जो ये चिंता कर रहे हैं सही चिंता है, क्योंकि देखिए जैसे ही नीतीश कुमार ने एक बार शुरू किया था सभी को जोड़ने का, वो उत्तर प्रदेश आए तो उन्होंने मायावती से बात नहीं की, तो पहले ही उसके कहते हैं ना, पहले ही खोल दिख गया, पहले ही उसमें छेद दिख गया। तो उत्तर पूरे देश में एंटी बीजेपी कोई फोरम बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा अगले इलेक्शन में, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि क्षेत्रीय स्तरों पर इन दलों के आपसी अंतर्विरोध बहुत ज्यादा है। यानी चाहे वो ममता का कांग्रेस से हो, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का तो एक खास किस्म का कॉर्डियल रिलेशन है जी। लेकिन बीएसपी का बहुत टकराहट भरा हुआ इलेक्शन है, क्योंकि बीएसपी कांग्रेस को ही खत्म करके आई थी। तो अगर कांग्रेस इमर्ज करती है तो बीएसपी के लिए क्राइसिस खड़ा होगा। तो एक तरह से एग्जिस्टेंस को बचाने की लड़ाई भी ये इन दलों का ये साबित करता है कि एक साथ आना बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल आगे के चुनाव में एक साथ आना आसान भी नहीं होगा, और दूसरी बात जनता भी इस बात को बड़ी पैनी नजर से देखेगी। सिर्फ ये कहना कि हम सब इकट्ठे हो जाएंगे और मोदी जी को हरा देंगे, बीजेपी को हरा देंगे, शायद वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि आपके पास नरेंद्र मोदी ने जो भारत का विजन अपना बताया है उसके खिलाफ ऑल्टरनेटिव क्या है और किसका ऑल्टरनेटिव जनता को ज्यादा पसंद आता है। तो सिर्फ मोदी विरोध नहीं, साथ के साथ भारत के लिए क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव है, शायद इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 2024 किस तरफ बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।